Recording in progress. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन के। और ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 फाइल है और ये भेजी है आसिफ ने। तो इसके अलावा किसी स्टूडेंट अगर क्वेश्चन फाइल भेजी है तो वो दोबारा हमें भेज दे, ताकि फिर हम कल उसकी जो क्वेश्चन फाइल है वो हम डिस्कस कर सकें। जो भी आपके डाउट है रिगार्डिंग सर्कुलर मोशन, वो आप क्वेश्चंस की फॉर्म में आप पूछ सकते हैं, तो वो फिर हम आपके सवालों के जवाब के हम आंसर करेंगे। तो टाइम है आपके पास कल कल दोपहर 12 बजे तक। अगर आप भेज देती हैं तो फिर कल आपकी क्वेश्चन फाइल डिस्कस हो जाएगी। अगर नहीं भेजते तो फिर हम नेक्स्ट आगे मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है एमसीक्यू आसन ने पूछा है, अ साइकिलिस्ट टर्न्स अराउंड अ कर्व, के ये कर्व पास है हमारा और वो जा रहा है 15 माइल्स पर आवर की स्पीड से। इफ ही टर्न्स एट द डबल स्पीड, दैट इंटेंसिटी ऑफ द ओवरटर्न, कि वो अपनी स्पीड को अगर डबल कर लेता है तो फिर द टेंडेंसी ऑफ द ओवरटर्न क्या होगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टेंडेंसी और टू ओवरटर्न का क्या मतलब होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि जब भी आप सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए। अगर आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड आपके पास नहीं है तो फिर आप सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर सकते। आप फिर वो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम स्पीड ज्यादा तेज करती हैं, हमें ये बताया भी जाता है कि जब भी आपने टर्न लेना है तो कोशिश किया करें कि स्पीड कम कर लिया करें। क्योंकि जब आप स्पीड कम लेते हैं करते हैं तो फिर द टेंडेंसी टू ओवरटर्न वो कम हो जाती है। और आप जानते हैं कि जब सर्कुलर पाथ में आपने मूव करना है तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, कोई बता सकता है? जब आपने सर्कुलर पाथ में मूव करना है तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करेगा? लाइन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहेगी। आसन ने सही आंसर दिया है, फ्रिक्शन। तो जो फ्रिक्शन होती है वो क्या करती है, वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। अब देखें, जो फ्रिक्शन है रॉड और टायर्स के दरमियान जो फ्रिक्शन मौजूद होती है, ये क्या करती है, ये रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। अब जाहिर है कि जो टायर्स होते हैं वो कोई इतनी हाई क्वालिटी के तो नहीं होते। तो जब इतनी हाई क्वालिटी के नहीं होते, क्योंकि जाहिर है कि जब आप स्पीड बहुत ज्यादा करेंगे, तेज से स्पीड से जाएंगे, तो फिर सेंटीमीटर फोर्स ज्यादा चाहिए होती है आपको कर पाथ में वो रखने के लिए। तो जाहिर है कि जब वो रोड और सड़क के सॉरी रोड और टायर्स के दरमियान जो सेंटीमीटर फोर्स उसकी एक लिमिट है, जो फ्रिक्शन उसकी एक लिमिट है, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकती। क्योंकि जो आपके टायर्स होते हैं, आप जितनी अच्छी क्वालिटी के टायर इस्तेमाल कर लें तो वो एक हद तक ही आपको वो प्रोवाइड कर सकती हैं फ्रिक्शनल फोर्स। और वो फ्रिक्शनल फोर्स फिर आपको सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगी। तो ये भी कहा जाता है कि जो हम टायर लेते हैं ना, अच्छी क्वालिटी के टायर लेने चाहिए, सस्ते टायर नहीं लेने चाहिए। क्योंकि जब हम सस्ते टायर लेंगे तो वो रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, तो हमारा जो एक्सीडेंट है उसके होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अब देखिए, जब इसने ओवरटर्न करना है तो इसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। तो जब इसने स्पीड को बढ़ा दिया तो आपको ज्यादा सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड होगी। अब क्वेश्चन पूछा गया कि कितनी सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड है। तो आप जानते हैं कि फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एम बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर। कार का मैथ कांस्टेंट है और रेडियस ऑफ द सर्कल वो भी कांस्टेंट है। जिसका मतलब आपकी जो फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्पीड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप थोड़ी सी भी स्पीड बढ़ाते हैं तो सेंटीमीटर फोर्स आपको ज्यादा चाहिए, ताकि आप सर्कुलर पाथ को मेंटेन रख सकें। तो यानी कि आपको स्पीड थोड़ी सी बढ़ाने से सेंटीमीटर फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसका आंसर है, आपने सेंटीमीटर फोर्स कितनी बढ़ाई है, और सॉरी स्पीड कितनी बढ़ाई है, इफ इट टर्न्स एट अ डबल स्पीड।
आपने अपनी स्पीड को डबल कर दी है, यानी कि पहले 15 थी, अब आपने 30 कर दी है। तो यानी कि वी स्क्वायर कितना हो गया, 2v हो गया। 2v का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4। तो यानी कि आपको 4 टाइम्स आपको फोर्स आप रिक्वायर्ड है। जब आपने स्पीड डबल की तो जो इनिशियल फोर्स है उसका 4 टाइम्स आपको चाहिए सर्कुलर पाथ को मेंटेन करने के लिए। तो ये एमसीक्यू आपको बताता है कि अगर आपने सर्कुलर पाथ में मूव करना है तो फिर आपको अपनी, जब भी आपने टर्न लेना होता है, आप अपनी स्पीड को कम कर दें, क्योंकि जब आप स्पीड को कम करेंगे तो v की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि m भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है। तो जब v की वैल्यू कम हो जाएगी फिर आपको सेंटीमीटर फोर्स की कम जरूरत होगी सर्कुलर पाथ को मेंटेन करने के लिए। फिर आपका जो एक्सीडेंट होने के जो चांस है वो ना होने के बराबर हो जाता है। तो अगर आप ज्यादा तेजी से जाएंगे तो फिर आपको रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स नहीं मिलेगी। तो फिर अगर आप, ये सड़क है ना, अब देखिए ये सड़क छोटी है फॉर एग्जाम्पल, तो जब सड़क छोटी है तो आपको, आपने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, आप टर्न ले रहे हैं, आप अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, अब जो रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स है वो अब तुम्हें वो मिलेगी नहीं, क्योंकि वो 4 टाइम्स हो गई है। तो फिर आप क्या करेंगे, सड़क से बाहर की तरफ आपको धक्का लगेगा। तो फिर जाहिर है कि जब आप सड़क से आप बाहर निकल जाएंगे तो फिर आप किसी पेड़ के साथ आप टकरा जाएंगे और एक्सीडेंट हो जाएगा। ये तो बात है छोटी सड़क की। अगर लेट्स सपोज आप ऐसी सड़क पे, आप ऐसे रास्ते पे मूव कर रही हैं जहाँ पे सड़क बहुत बड़ी है, ये इस तरह कर लें, ये मतलब इतनी बड़ी सड़क है, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ आपने ओवर टर्न, यहाँ आपने मूव करना है। तो जब ये सिचुएशन होती है तो अगर इसका आप सर्कल ड्रॉ करें तो जाहिर है कि इसका सर्कल बहुत बड़ा बनता है। अब मैं इस तरह करके इसका सर्कल जो है वो बनता है, यानी कि इसका सर्कल बड़ा है, ठीक है। तो आपने जब दो केस की बात कर रहा हूँ, पहला केस था जो नॉर्मल सड़कें होती हैं, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी सड़क नहीं होती, तो वहां पर अगर आपको स्पीड बढ़ाएंगे तो आपकी ऐसे एक्सीडेंट होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स आपको नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स आपको कौन प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर्स। वो जब आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि लिमिट होती है फ्रिक्शन की, तो वो आपको मिलती नहीं है, तो फिर आप सड़क से बाहर निकल जाती हैं और फिर जाहिर है कि आप नीचे गिर जाएंगे या वो किसी दरख्त के साथ टकरा जाएंगे और आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसी सड़क पर मूव कर रही हैं जहाँ पे जो बहुत मतलब है सर्कुलर जो पाथ वो बहुत बड़ा है, यहाँ पर अगर आप स्पीड अपनी बढ़ाती हैं तो यहाँ पर एक्सीडेंट होने का चांस नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने स्पीड को बढ़ाया, पहले आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर थे, तो जब आप यहाँ पर थे तो आपके जो सेंटर था वो ये वाला था, यहाँ से लेकर इतना था। लेकिन जब आपने स्पीड को बढ़ाया तो जाहिर है कि आप जब वो बाइक की तरफ जब वो धक्का खाती हैं तो फिर आप यहाँ पर आ गए। तो जब आप यहाँ पर आ गए, क्योंकि जब आपने आप स्पीड को बढ़ाई, रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स जो चाहिए थी वो आपको नहीं मिली, तो फिर आप बाइक की तरफ आप धक्का करना शुरू हो गया, बाइक की तरफ निकलना शुरू हो गए और आप यहाँ पर पहुंच गए। अब आपके जो सेंटर है वो अब बड़ा हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले जो सेंटर वो इतना था, अब आपका सेंटर इतना हो गया है। तो फार्मूला को देख लें कि जब आर की आप जो रेडियस है वो बड़ा हो गया है, तो जब रेडियस बड़ा होगा तो सेंटीमीटर फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो फिर आप यहाँ पर फिर आप अगेन क्या करना शुरू कर दिए, आप मूव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स आप कम हो गई है और जो फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर्स वो आपके रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर देंगे और आप सर्कुलर पाथ को मेंटेन करके मूव कर सकती हैं। क्यों? और फिर आपने स्पीड बढ़ाना चाहिए, तो फिर आपको रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स नहीं मिलेगी, फिर आप दूर जाएंगे। लेकिन जब जैसे ही दूर गए तो फौरन आपका रेडियस बड़ा हो गया, फिर रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी और फिर आप अगेन क्या करना शुरू कर देंगे, सर्कुलर पाथ पे मूव करना शुरू कर देंगे। तो जब सड़क बड़ी होगी तो वहां पर अपनी स्पीड अगर आप तेज रख कर भी वो टर्न लेती हैं तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि जैसे ही आप दूर जाएंगे आपका रेडियस बड़ा हो जाएगा, रेडियस बड़ा होगा तो सेंटीमीटर फोर्स कम हो जाएगी और आप सेफली वो वहां पर मूव कर सकती हैं। लेकिन जब सड़क छोटी होती है वहां पर आप तेजी से मूव करेंगे तो रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स की वैल्यू 4 टाइम्स हो जाती है, तो जो वो फिर ज़ाहिर है कि जो आपको नहीं मिल पाती, तो इस वजह से फिर आप क्या करते हैं, सड़क से आप नीचे उतर जाती हैं, बाइक की तरफ आप निकल जाते हो और आपका एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये एमसीक्यू सबको क्लियर है।
सर अगर वेलोसिटी को डबल करें सर तो फोर्स 4 टाइम्स इंक्रीज होता है, तो फिर सेंट्रिपिटल फोर्स अगर 4 टाइम इंक्रीज होते है तो फिर ये स्कीड क्यों कर जाता है ये? हाँ जी, वही बता रहा हूँ। और जो बाय निकलेगा वर्ड है वो उसको हम कहते हैं स्कीटिंग। जो मैं वर्ड यूज कर रहा था ना, बाय की तरफ निकल जाएगी, तो उसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं स्किड कर जाना। ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन अ रेलवे कर्व द आउटसाइड रेल इज लेड हायर देन द। तो वही बात है, जब आप सड़क में मूव करती हैं तो जो आउटर पे एज होता है वो उसको हाई रखा जाता है, ऊंचा रखा जाता है, और जो इनर एज उसको लो रखा जाता है। इसको कहते हैं बैंकिंग। So that the resultant force exerted on the wheels of the rail car by the stop of the rails will have a horizontal inward component, be vertical equilibrium of the centripetal force या be decreased। वो ये कहता है कि जो आउटर एज है उसको इनर एज की वजह से बड़ा क्यों रखा जाता है, उसकी क्या रीजन है। पहला ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, जो हॉरिजॉन्टल इनवर्ड कंपोनेंट है वो प्रोवाइड करने के लिए, वर्टिकल कंपोनेंट प्रोवाइड करने के लिए, इक्विलिब्रिएट द सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करने के लिए, या पॉइंट वन क्या समझ नहीं आया फहीमुल्ला, अभी तो आपने डिस्कस नहीं किया। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम इलास्टिक को डबल करते थे तो सेंट्रिपिटल फोर्स 4 टाइम इंक्रीज होता है, तो अगर सेंट्रिपिटल फोर्स 4 टाइम इंक्रीज होते हैं तो फिर भी गाड़ी स्कीड क्यों कर जाती है? मेरा क्वेश्चन सर ये है। ये जो सेंटीमीटर फोर्स है ना, ये वाली, ये रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स है। जब आप स्पीड को बढ़ाती हैं 2 टाइम्स, तो जो रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स वो 4F हो जाती है। यानी कि अब आपको 4F चाहिए सर्कुलर पाथ को मेंटेन करने के लिए। ये गिवन प्रोवाइडेड नहीं है बल्कि रिक्वायर्ड है। तो जब आप 4F प्रोवाइड नहीं कर पाए फिर आप स्किड कर जाती हैं। समझ आई। अच्छा ठीक है सर, हाँ जी, ये क्लियर हो गया। रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइडेड नहीं है। ये जो भी आप ये फार्मूला यूज करते हैं ना, फिजिकल टू एम वी स्क्वायर, ये आपको बताता है कि रिक्वायर्ड कितनी है। On a railway curve, the outside rail is laid higher than the inside rail to compensate for the centripetal force acting on the rail car as it goes around the curve. This design helps to provide a horizontal inward component. तो जब आप सर्कुलर पाथ में मूव करती हैं तो आपके दो कंपोनेंट बनती हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट बनता है और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनता है। आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को प्रोवाइड करना है। This design helps to provide a horizontal inward component of the resultant force। जाहिर है आपने अंदर रहना, बाहर की तरफ नहीं जाना। तो जब आपने अंदर रहना है तो फिर आपको जाहिर है क्या करना पड़ेगा, आपको इनवर्ड कंपोनेंट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। Of the resultant force exerted on the wheels of the rail car by the stops of the rail, the horizontal inward component of the resultant force help to counterbalance the centrifugal force, which tends to push the rail car away from the center of the curve। क्लियर है कि आपको इनवर्ड, आपने अंदर की तरफ जाना है तो आपको इनवर्ड कंपोनेंट प्रोवाइड करने के लिए फोर्स का, क्योंकि सर्कुलर पाथ में जब आप मूव करते हैं तो जाहिर है ना बॉडी टोटल एक्स एक्सिस में होती है ना टोटल वाई एक्सिस में होती है। तो फिर आप कंपोनेंट में रिजॉल्व करती हैं, दो कंपोनेंट बनती हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनता है और एक वर्टिकल कंपोनेंट बनता है। क्योंकि आपने अंदर की तरफ जाना है, आपने सर्कुलर पाथ के ऊपर रहना है, टू वर्ड द सेंटर आपने रहना है, तो फिर आपको इनवर्ड कंपोनेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो काउंटर बैलेंस कर दे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। क्लियर है आपके और बाकियों को। इसको हम कहते हैं बैंकिंग इफेक्ट। यानी कि जो सड़कों पे किया जाता है वो इफेक्ट यहाँ पर भी यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एंड ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल। तो इसको आप अच्छी तरह से, ये इंटरव्यू में भी सवाल आपसे किया जा सकता है
कहीं पर आप डेमो देने के लिए जाते हैं, वहां पर भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल आपको कैसे मिलता है? द लॉन्च एंगल ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इज 0 डिग्री। ये पेपर में एमसीक्यू आ सकता है, इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हैं, और डेमो में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हैं कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कब आपको मिलेगी, जब आपका एंगल कितना होगा, 0 डिग्री पे आप लॉन्च करती हैं। लेकिन शर्त ये है कि एट अ सर्टेन हाइट आपने लॉन्च करना है, अर्थ पे लॉन्च नहीं करना। अब अगर आप अर्थ पे 0 डिग्री पे करते हैं, फिर तब उसका हॉरिजॉन्टल मोशन हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, एट अ सर्टेन हाइट आप 0 डिग्री पर पार्टी को क्या करना है, लॉन्च करना है। वही बात यहाँ पर लिखी है, मीनिंग इट इज लॉन्च पैरेलल टू द ग्राउंड, वही बात है, एट अ सर्टेन हाइट। फिर है दूसरी प्रॉपर्टी, इनिशियल वेलोसिटी। The initial velocity of a horizontal projectile only has a horizontal component. There is no initial vertical component. शुरू में जब आपने फेंका प्रोजेक्टाइल को, तो उसके पास इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मौजूद है, और वर्टिकल कंपोनेंट उसका 0 है। सिंस इट इज लॉन्च हॉरिजॉन्टली, क्योंकि आप इसने हॉरिजॉन्टल लॉन्च किया, आपने इसको इस तरह इस डायरेक्शन में आपने उसको फेंका है, आप पाथ ये देना चाह रहे हैं, ये वाला, लेकिन ड्यू टू ग्रेविटी उसका पाथ क्या हो गया, उसका पाथ बेंड हो गया है। तो इसलिए उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी उसके पास कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, और वर्टिकल वेलोसिटी उसकी 0 होती है। फिर जैसे जैसे उसका पाथ बेंड होता है और वो टूवर्ड्स अर्थ वो जाना शुरू करता है, फिर उसके पास वर्टिकल वेलोसिटी आना शुरू हो जाती है। और ये पॉइंट आपको बताता है कि जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो यही वजह है कि जब आप एक दो बॉडीज हैं, एक को आप इस तरह फेंकते हैं और एक आपको स्ट्रेट डाउनवर्ड फेंकते हैं, दोनों सेम टाइम पे नीचे फॉल करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, शुरू में दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, और जैसे जैसे वो आते जाते हैं फिर उनका वर्टिकल कंपोनेंट ड्यू टू ग्रेविटी आता है, और फिर ज़ाहिर है ग्रेविटी की वजह से आप जानती हैं, चाहे बॉडी भारी हो चाहे बॉडी हल्की हो, दोनों का जो वेलोसिटी होती है, चेंज इन वेलोसिटी, या वो सेम वेलोसिटी से मूव करती हैं, जिस वजह से वो दोनों बॉडी सेम टाइम पे वो नीचे फॉल करेंगे। ये भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रेजेक्टरी, द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड। द प्रोजेक्टाइल विल ट्रैवल द सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस थ्रू आउट इट्स मोशन। पूरी जर्नी में उसकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका सेम रहेगा, क्योंकि हमने फ्रिक्शनल फोर्स को हमने इग्नोर किया हुआ है। तानिया 360 आप कैसे करेंगे? शुरू में एंगल 0 होता है ना, तो आप 360 एंगल कैसे शुरू में वो आप उसको फेंकेंगे? 0 पे आपने फेंकना है, ठीक है, 360 पे आपने नहीं फेंकना। क्लियर है तानिया? क्योंकि जमीन है ये, और आप एट अ सर्टेन हाइट आप मौजूद हैं यहाँ पर, तो यहाँ से आपने बॉल का क्या करना है, आपने नीचे थ्रो करना है। तो ये यहाँ तक आपको पैरेलल आ रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस अर्थ इसका एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री बन रहा है, क्योंकि सेम डायरेक्शन है ना, ये ओरिजिन आ गया। तो क्योंकि सेम डायरेक्शन है तो फिर आप उसको क्या लेती हैं, आप एंगल 0 डिग्री लेती हैं। सही बोला, आप 360 का वर्ड यूज नहीं करेंगे, आप 0 डिग्री का वर्ड यूज करेंगे। फिर उसका वर्टिकल मोशन मैंने आपको बता दिया था, वर्टिकल मोशन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इज इन्फ्लुएंस्ड solely by the force of gravity। आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी सिर्फ उसके वर्टिकल कंपोनेंट पे लग रही है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका सेम है, क्योंकि हमने जिस साइड पर फेंका वहां पर ट्रैक फोर्स उसके ना होने के बराबर है, तो लिहाजा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि वेलोसिटी तब भी चेंज होती है जब फोर्स एक्ट करती है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्योंकि फोर्स एक्ट कर ही नहीं रही, क्योंकि हमने एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर किया होगा, वो 0 है, तो लिहाजा उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो चेंज नहीं होगा। अगर आपने टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ जी टी स्क्वेयर, ये आप फॉर्मूला निकालते हैं, इज इक्वल टू एच
तो यहाँ से टाइम का फार्मूला निकाल लें। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 2h डिवाइडेड बाय जी और स्क्वायर रूट। और ये जो h है ये क्या है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी आता है। मैंने भी सवाल किया है कि जी की वैल्यू को आप नेगेटिव क्यों लेती हैं। हालांकि होता क्या है कि जब बॉडी ऊपर जाती है तब तो आप जी की वैल्यू को आप नेगेटिव लेती हैं, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी नीचे भी तो आती है ना, क्योंकि ये पाथ बनता है। तो अपवर्ड जर्नी का तो हमने उसको चलो मान लिया कि वहां पर चूंकि बॉडी ऊपर जा रही है, तो उस केस में हम उसको नेगेटिव ले लेती हैं। लेकिन जब बॉडी नीचे आती है फिर उसकी जी की वैल्यू को हम नेगेटिव क्यों लेती हैं। तो इसके डिफरेंट आंसर्स हैं। तो डिपेंड करता है आपका, आपने रेफरेंस कौन सा चूज किया होगा है। शुरू में जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी है, उसके रिस्पेक्ट से आपने उसको, आपने जो सारी मेजरमेंट्स आपने करनी है, क्योंकि जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो तो अपवर्ड है, वो थ्रू आउट द जर्नी रहेगा। उसके रिस्पेक्ट से फिर आपने क्या करना है, जी की वैल्यू को आपने डाउनवर्ड लेना है, क्योंकि अपवर्ड ऑफ जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, और जी की वैल्यू ऑलवेज क्या डाउनवर्ड है। पार्टी ऊपर जा रही है लेकिन उसका जो एक्सेलेरेशन की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। यहाँ पर भी डाउनवर्ड है, यहाँ पर भी डाउनवर्ड है। तो विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, उसकी जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। इस वजह से आप जी की वैल्यू को आप नेगेटिव लेती हैं। और दूसरा सवाल का जवाब ये दिया जाता है, एक आप ये वो कुछ बंदे ये कहते हैं कि इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, उसको एज अ रेफरेंस ले लेती हैं। और कुछ क्या आंसर देती हैं कि जो अब वाई एक्सिस है, आपने वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट से आपने मेजरमेंट करनी है, तो उसके रिस्पेक्ट से जी की वैल्यू ऑपोजिट होती है, तो उसके रिस्पेक्ट से आप जी की वैल्यू को नेगेटिव लेंगे। वही बात आ जाती है, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट के कह लें या वाई एक्सिस कह लें, बात एक ही है। क्लियर है। क्योंकि बॉडी को आपने इस तरह लॉन्च करती हैं, एक ये इसका कंपोनेंट है वर्टिकल और ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये तो चेंज होना नहीं है। आप इस वर्टिकल कंपोनेंट का आप वो अपना वो लेती हैं स्टैंडर्ड, क्यों, क्योंकि बॉडी अपवर्ड जा रही है। इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट आप उसको एज अ रेफरेंस लेती हैं क्योंकि बॉडी ऊपर जाती है। ये तो क्योंकि वैसे ही कांस्टेंट रहते हैं, इस वजह से आप इसको वो नहीं लेते, आप इसको लेती हैं एज अ रेफरेंस। और इसके रिस्पेक्ट से जी के हमेशा क्या रहना, जी ने हमेशा डाउनवर्ड ही रहना है, इस वजह से आप जी को नेगेटिव लेते हैं। और भी इसके डिफरेंसेस है, आप वो कर सकते हैं। दूसरा, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। जब आपने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लेनी है तो एंगल कितना होना चाहिए था, 0 डिग्री। लेकिन जब आप ओब्लिक प्रोजेक्टाइल आपने लेना है तब आपका एंगल कितना होना चाहिए, अदर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। यानी कि आपके एंगल 0 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। नहीं सॉरी, 90 डिग्री से, 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए। यानी कि इनके दरमियान एंगल होना चाहिए, तब आपको ओब्लिक प्रोजेक्टाइल आपको मिलेगा। अगर आप एंगल 0 डिग्री कर देती हैं तो उसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन आप बोलेंगे। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ओब्लिक प्रोजेक्टाइल हैज बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। वहां पे क्या था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में, उसके पास सिर्फ और सिर्फ इनिशियली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, वर्टिकल कंपोनेंट उसके पास नहीं होता। लेकिन इसके पास दोनों कंपोनेंट इसके पास मौजूद होती हैं। अगर एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री कर दिया जाए तो फिर उसका पास वो हाइपरबोला बन जाता है।
फिर पैराबोलिक नहीं रहेगा भाई मुल्ला, हाइपरबोला हो जाएगा। तो इसकी ट्रेजेक्टरी क्या होती है? इसकी ट्रेजेक्टरी, किस तरह हाइपरबोलिक हो जाएगा सर, इसको एक्सप्लेन कर दी थोड़ा। देखिए अर्थ हमारी स्फेरिकल होती है, ठीक है। जब आपने उसको ग्रेटर देन 90 डिग्री आपने उसको फेंकना है इस तरह, तो फिर इस तरह वो क्या करेगा, वो अर्थ पे आकर फॉल करेगा। यानी कि वो पाथ अपना कौन सा बनाएगा? हाइपरबोला बनाएगा। पैराबोला से आगे उसका पाथ वो निकल जाएगा। तो कर्व स्फेरिकल शेप होती है। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लूँ। आपने उसको 90 डिग्री पर आपने उसको फेंका, ये 90 है, इससे ज्यादा एंगल पर। तो इस तरह वो क्या करेगा, ऐसे ऐसे वो फॉल करता है। तो उसका पाथ क्या बन जाता है? हाइपरबोला। सर ये एलिप्टिकल हो गया, हाइपरबोला तो नहीं हो गया। नहीं, हाइपरबोला पाथ होता है। अर्थ की शेप तो एलिप्टिकल होती है, लेकिन पाथ जो प्रोजेक्टाइल का पाथ होता है वो हाइपरबोला होता है, क्योंकि जो आप क्वेश्चन निकालती हैं उसकी ट्रेजेक्टरी की वो हाइपरबोला की इक्वल होती है। ये आप मेरा वो लेक्चर देखें, वहां पर मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है। जो एस्केप वेलोसिटी वाला जो पार वो लेक्चर है ना, आपको वो रिमाइंडर दीजिएगा, आपको वो रिपोर्ट लेक्चर सेंड कर दिया जाएगा। वहां पर हमने वो डिस्कस किया हुआ है कि इतना अगर आप वो एस्केप वेलोसिटी रखें, अगर आप इतनी वो वेलोसिटी दें, तब वो जो पार्टी होती है उसका पाथ क्या होगा। तो वो पहले उसका पाथ वो हाइपरबोला, वो पैराबोलिक होता है, सर्कुलर होता है, और फिर हाइपरबोला जाके बन जाता है। तो वो आप लेक्चर देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अर्थ स्फेरिकल होती है और एलिप्टिकल, दोनों के सेम मतलब है नताशा। अर्थ इज अ स्फीयर, 3 डायमेंशनल होता है। क्योंकि वे देखिए, आपने जो आप इमेजिन करते हैं ना, आप ये कहते हैं कि हम सरफेस के ऊपर खड़े हैं, तो यहाँ से हमने फेंका तो पार्टी ने वो यहाँ इस तरह करके वो मतलब उसने वो नीचे आ गई। तो ये तो तब केस है जब आपने एंगल वो 0 से वो 90 से लेस करना आपने फेंका। लेकिन जैसे ही आप 90 से ज्यादा फेंकेंगे, यहाँ पर मैं ड्रॉ तो नहीं कर वो कर पा रहा तो, लेकिन आप ये याद रखें कि जब वो 90 से आप ज्यादा फेंकेंगे तो उसका पाथ हाइपरबोला ही बनेगा। जिस तरह आप यहाँ पर सवाल ही ना कर सकते कि जब 0 90 के दरमियान फेंकते हैं उसका पाथ पैराबोलिक क्यों बनता है। इसी तरह जब आप एंगल बढ़ाते चले जाएंगे तो उसका पाथ हाइपरबोला की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। नताशा अर्थ को फ्लैट कंसीडर करती हैं। इन रियलिटी अर्थ हमारा क्या होता है, अर्थ का जो ऑर्बिट होता है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है अराउंड द सन। तो उसको हम सर्कुलर ऑर्बिट कंसीडर करते हैं। और अर्थ की जो शेप है वो स्फेरिकल होती है। अर्थ इज लाइक अ स्फीयर। जिस तरह फुटबॉल होता है ना, उस तरह अर्थ की शेप है। और अर्थ जो अराउंड द सन वो जो मूव करती है, उसका जो ऑर्बिट होता है वो इन रियलिटी वो थोड़ा सा एलिप्टिकल होता है, लेकिन हम उसको सर्कुलर हम उसको कंसीडर करते हैं। क्लियर है नताशा? देखिए नताशा, दो चीजें हैं, एक अर्थ का ऑर्बिट और एक अर्थ की शेप। अर्थ का ऑर्बिट एलिप्टिकल होता है, उसको हम कंसीडर करते हैं स्फेरिकल सर्कुलर। अर्थ की शेप क्या होती है? स्फेरिकल होती है, उसको हम कंसीडर करते हैं फ्लैट। हम जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो हम अर्थ को स्फेरिकल कंसीडर नहीं करते, हम अर्थ को फ्लैट कंसीडर करते हैं। क्योंकि अगर हमारी अर्थ को हम स्फेरिकल कंसीडर करें अपनी कैलकुलेशन के लिए,
तो फिर हमारी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएंगी, हार्ड हो जाएंगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। इसलिए हम क्या करते हैं, जब हमने कैलकुलेशन करनी होती है तो हम अर्थ को फ्लैट कंसीडर करते हैं, और जो अर्थ का ऑर्बिट होता है, जो एलिप्टिकल होता है, उसको हम स्फेरिकल कंसीडर करते हैं। अब क्लियर है? तो जो वर्टिकल मोशन होती है वो, the vertical motion of an oblique projectile is influenced by both the initial velocity and the force of gravity। ये वाला वर्ड रहने दे, बोथ वाला। वो सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी के वो क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है, तो इस वजह से उस पर वो फोर्स लगती है, और वो फिर जाहिर है कि उसकी वजह से ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। हॉरिजॉन्टल मोशन में उसकी चेंज नहीं होती। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आप इसका निकालना है तो वो फिर आप क्या कैसे निकालेंगे, 2 pi साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। यहाँ से फिर आप टाइम ऑफ फ्लाइट आप इसका निकाल सकते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का। और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का फार्मूला क्या था, 2h डिवाइडेड बाय जी। तो दोनों हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का ये फार्मूला है, और ऑब्लिक वाला ये फार्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट का। हाउ डू वी डिफाइन द कर्वेचर ऑफ द अर्थ? हमें कैसे पता चलता है कि अर्थ हमारी वो उसके अंदर कर्वेचर मौजूद है? The curvature of the earth refers to the amount of deviation from a perfectly flat surface that the earth surface exhibits। ये फ्लैट सरफेस ये वाली होती है, आगे इसमें कर्व आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो अर्थ हमारी उसमें कर्वेचर आ गया है। It described by the bending a curvature of the earth shape in relation by a hypothetical flat reference plane। Earth is not a perfectly flat object, but rather a three-dimensional spheroid यानी कि spherical shape होती है, meaning it is approximately spherical but slightly flattened at the poles and bulging at the equator। अंडे की तरह इसकी शेप होती है। The curvature of the perfectly spherical नहीं होता, ये याद रखना, approximately होता है। The curvature of the earth can be observed and measured in several ways। Horizontal curvature, one of the most evident indication of the earth's curvature is the way द होराइजन। होराइजन क्या होता है, वो पॉइंट जहां पर जो सन है, तो वो लाइन जहां पर क्या करता है, सन नीचे चला जाता है तो वो हमें नजर नहीं आता, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, यानी कहते हैं जहां पर आसमान और जमीन आपस में मिलती हैं, या हमें मिलते हुए नजर आते हैं, महसूस होती हैं। इन रियलिटी तो शायद नहीं मिलते, हमें मिलते हुए फील होते हैं, उस पॉइंट को आप क्या कहते हैं, होराइजन। यहाँ से सूरज जब ऊपर जाता है तो हमें कहती हैं सूरज तुलू हो गया है, और जब यहाँ से इस पॉइंट से नीचे जाता है हम कहते हैं सूरज गरूब हो गया है। अब टाइम इसका खत्म होने वाला है, और इसके जो क्वेश्चन है ये आप इस तरह कर लीजिएगा कि इसके थोड़े से क्वेश्चन हैं वो आप पढ़ लीजिएगा, एक ही क्वेश्चन रह गया है, बाकी जो ना डिस्कशन ग्रुप में आप अपने क्वेश्चन छोड़ दें, क्योंकि इतने कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आप इसको आंसर्स को पढ़ेंगे आपको समझ लग जाएगी, ठीक है। तो अगर आपके जो भी फिर आपके क्वेश्चन है वो आप डिस्कशन ग्रुप में पूछ लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, आप वर्डिंग से पढ़ेंगे तो आपको आंसर का पता चल जाएगा। फिर अगर आपको समझ नहीं आती हो आप डिस्कशन ग्रुप में पूछ लीजिएगा, ठीक है। और आज के लिए आप इससे इतना ही ठीक है। सर नेक्स्ट क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में आज ये क्वेश्चन खत्म हो गया, तो कल 12 बजे तक सवाल भेज देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम आगे प्रोसीड कर जाएंगे।